नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास विषय के वर्ग नवम के तृतीय पाठ, जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वाइमर गणतंत्र का जन्म होता है, और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि उस समय के क्या राजनीतिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण वाइमर गणतंत्र बनता है, या फिर उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं इसके पहले भाग को, जिसमें सबसे पहले इसके परिचय के बारे में देखें। तो जैसे ही आप किताब को देखते हैं, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि उसमें एक बच्चे की कहानी है जो 1945 ईस्वी की। एक बालक होता है हेलमुट, वो अपनी व्यथा को प्रस्तुत करता है, जिसमें वो दिखता है कि वो अपने माँ बाप को बात करते हुए सुनता है, जिसमें इसे ये प्रतीत होता है कि उसके जो पिता थे वो नाज़ी थे, यानी कि नाज़ी पार्टी के मानने वाले थे या समर्थक थे। और वो उनको ऐसा डर होता है कि जिस तरह से हिटलर ने आत्महत्या कर ली, जो एक जर्मनी का शासक था उस समय का, उस प्रकार से उसका भी हर्ष वैसा तो नहीं होगा। और फिर अगले दिन वो अपने बच्चे के साथ वो काफ़ी खेलता कूदता है, अच्छे समय को व्यतीत करता है, और बाद में ऑफिस जाने के बाद अगले दिन वो खुद को गोली मार लेता है। अब उस घटना का असर जो है उस 11 साल के बच्चे पर काफ़ी बुरा पड़ता है, और उसे अब यह प्रतीत होता है कि ऐसा ना हो कि माँ भी उसके खाने में जहर दे दे और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो इस तरह की जो कहानी थी वो प्रदर्शित करती है कि 1945 में जब जर्मनी में जब हिटलर खुद को गोली मार लेता है या आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद से जो नाज़ी के जो समर्थक थे उनके मन में किस तरह की मनोस्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। जो पहला विश्व युद्ध था 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के बीच हुआ। तो ये जो युद्ध हो रहे थे इसके मुख्यतः 2 गुट थे। एक को कहते थे मित्र राष्ट्र और दूसरे को बोलते थे धुरी राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र है उसका जो प्रधान था वो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस और इसमें अमेरिका इसमें था। और जो दूसरा था धुरी राष्ट्र, उसका जो नेतृत्व करता था वो जर्मनी था, इसमें इटली थे और जापान शामिल था। तो मैं बता दूं कि जिस समय इटली द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो रहा था, उसके पूर्व में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद और आर्थिक मंदी के समाप्त होने के बाद, यानी कि 1929 ईस्वी के बाद वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है जर्मनी की, उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और उसी का परिणाम होता है कि एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसे कहते हैं हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद आरंभ में हिटलर को काफ़ी सफलता मिलती है, यानी कि जर्मनी को सफलता मिलती है। और इस बीच में जो स्थिति होती है जर्मनी की, उसमें वैसे लोग जो इस युद्ध का विरोध कर रहे थे, जो जर्मनी के निवासी थे, जैसे यहूदी, जिप्सी, ये सारे जो लोग थे, उनका एक काफ़ी बड़े पैमाने पर उनका जनसंहार किया जाता है। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। और उसकी इस क्रूरता भरे जो कार्य थे वो पूरे इतिहास में एक काले पन्ने की तरह दर्ज हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि हिटलर जो है अपने विरोधियों की हत्या करने के लिए वो कैंपों का निर्माण करते हैं, जिसमें जहरीली गैस छोड़ करके उसमें मार दिया जाता है। उसमें उनको मारने के लिए क्रूर तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान हो रही थी। तो ये घटना 1945 की, जब 1945 ईस्वी में जर्मनी जब द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हो जाता है, तब हिटलर को ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो यहाँ पे उसके लिए मुश्किल है अपने लाइफ को सरवाइव करना। उस परिस्थिति में वो किसी टापू पर जा करके अपने परिवार सहित खुद को वो गोली मार लेता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हिटलर था उसके द्वारा एक जनसंहार किया जाता है। जनसंहार में लगभग 60 लाख जो होते हैं यहूदी, उनकी हत्या कर दी जाती है। 2 लाख जो जिप्सी हैं उनको मार दिया जाता है, और 10 लाख जो है पोलैंड के जो निवासी थे उनकी भी हत्या हिटलर के द्वारा कर दी जाती है। उतना ही नहीं, 70,000 वैसे व्यक्ति जो जर्मनी के निवासी थे परंतु वो शारीरिक रूप से असक्षम थे, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हिटलर के द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को या राजनीतिक जो उसके कॉम्पिटिटर थे उनकी वो हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो इसके कारण से जो है ये पूरे जर्मनी की स्थिति काफ़ी भयावह हो जाती है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध
का जब मूल्यांकन किया जाता है तब उसके बाद न्यूरेमबर्ग एक जगह था, वहाँ पर वैसे जितने लोग जो हिटलर का समर्थन कर रहे थे उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है, और हालांकि उसमें मात्र 11 लोगों को ही फांसी की सज़ा दी जाती है। तो ये जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं वाइमर गणराज्य का जन्म। मैं आपको बता दूं कि वाइमर जो गणराज्य था उसका जन्म जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद आरंभ होता है। कहने का तात्पर्य कि जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही थी, और इसमें आरंभ के दिनों में जर्मनी जो है वो काफ़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहा था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो वास्तविक जो उसमें जो होड़ थी वो साम्राज्यवाद की थी, और हर एक वो देश शामिल हो रहा था उसमें, जिससे यह ऐसा लग रहा था कि वो उसके साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार होगा। और ये जो विस्तारवादी की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रथम विश्व युद्ध के द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जर्मनी जो था वो भी धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था, और उससे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा, परंतु ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाता है कि जिसका परिणाम पूरे यूरोप को झेलना पड़ता है। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध में आरंभ में जर्मनी जीत रहा था, परंतु जैसे ही अमेरिका के इसमें एंट्री होती है तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल पलट जाती हैं, और अब देखने को यहाँ मिलता है कि जो जर्मनी वो काफ़ी सफलता अर्जित कर रहा था और वो धीरे धीरे हारने लगता है। अब स्थिति ऐसी होती है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र था उसको विजय मिलती है, और उसका जो खामियाजा है या युद्ध का जो सारा जुर्माना है वो पूरी तरह से जर्मनी पर थोप दिया जाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप एक संधि होती है जिसे कहते हैं वर्साय की संधि। और इस संधि में देखा जाए तो जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध के सारे जो खर्च हैं उसे डाल दिया जाता है। विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद उसे वर्साय की संधि करने पर विवश किया जाता है, और इस संधि को अपमानजनक संधि के रूप में ही माना जाता है। और अगर देखा जाए तो इस संधि के कारण कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध भी आरंभ होता है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की जो उसकी हालत ऐसी कर दी जाती है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि वो दूसरा कभी भी वो खड़ा हो सके, यानी कभी भी वो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सके। तो इसी बीच में जब ऐसी हालत हो जाती है जर्मनी की, तब वहाँ के जो सम्राट थे उन्हें अपना त्याग पत्र वो दे देते हैं, यानी कि वो सत्ता को छोड़ देते हैं, और फिर उस परिस्थिति में एक ऐसे गणराज्य के बारे में सोचा जाता है जिसे हम वाइमर गणराज्य कहते हैं। और वहाँ पर एक संसद था जिसे राइक्सटॉक कहा जाता है, और उसमें जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, और एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की बात की जाती है जिसमें लोगों को मताधिकार देने की बात हो। तो इस बीच में हम पहले देखने का ये प्रयास करेंगे कि जो वर्साय की संधि हुई थी उसमें आखिर कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी जिसके कारण पूरे देश में एक विरोध का या एक गुस्से का माहौल था। वर्साय की संधि जो थी, इस संधि में जर्मनी के लगभग सारे उपनिवेश तथा 10% आबादी और 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला का भंडार फ्रांस और लिथुआनिया को हवाले करना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें अपराध बोध अनुच्छेद के अंतर्गत 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी जर्मनी पर लगाया जाता है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि जुर्माने के एवज में जो जर्मनी था उसके जो एक प्रसिद्ध जो खनिज संसाधन था राइनलैंड जिसको बोलते हैं, उस पर वो 20वीं दशक तक उस पर कब्जा रहता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वर्साय के संधि के बाद, उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम ये था कि वहाँ के जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, वहाँ पर 2 तरह के लोग थे वहाँ पे। एक जो लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन कर रहे थे, और दूसरा जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे। वो चाहते थे कि वो राजतंत्र रहे, या वो चाहते थे कि देश जो है उसका वो प्रथम विश्व युद्ध का बदला ले। तो खैर हम चलते हैं अब इसके पहले उपभाग पर, युद्ध का असर, और हम देखने का प्रयास करते हैं आखिर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका क्या असर पड़ा जर्मनी की राजनीति पर। तो हम व्हाइट बोर्ड पर देखें तो आपको ये ज्ञात होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें पूरे यूरोप की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, यानी कि उसको पूरी तरह से खराब कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इसका परिणाम ये हुआ कि जो यूरोप
जो दूसरे देशों को पूंजी देता था, यानी कि दूसरे देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाता था, एक धन संपत्ति का या वो अर्थ का एक बहुत बड़ा स्रोत था यूरोप, अब वो क्या हो गया, वो एक ऐसे श्रेणी में आकर खड़ा हो गया जहां पर वो खुद ही दाने दाने का मोहताज हो रहा था। वाइमर गणराज्य की हालत और ख़राब हो जाती है और वाइमर गणराज्य के हिमायती बहुत सारे लोग थे, जिसमें समाजवादी थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेट्स थे। इन लोगों को नवंबर का अपराधी कहा जाता है, यानी कि जर्मनी के जो वैसे लोग जो थे, जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये इन लोग के कारण ही हम लोग का जो स्थिति है देश का वो खराब हुआ है। और इस कारण से वो लगता था कि एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जानी चाहिए जो प्रथम विश्व युद्ध में जो आज जर्मनी की हालत है उसका वो बदला ले सकें। उतना ही नहीं, यूरोप की जो राजनीति थी और समाज में जो वहाँ पर जो मीडिया थी, वहाँ पर जो सैनिक थे, उनको काफ़ी महिमा मंडित। मैं आपको बता दूं कि जो खंदक थे, वहाँ जो सीमा पर जो सैनिक रहते थे, जो गड्ढों में छुप करके, उससे खंदक कहा जाता था। और वहाँ की जो जीवन शैली जी रहे थे, उन्हें काफ़ी महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया था। उतना ही नहीं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो सैनिक खंडक में रहते थे उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वो अपने आंखों के सामने अपने जो साथी थे, जो सैनिक थे, उनको वो पल पल मरते देख रहे थे। इतना, इसके अलावे जो रूढ़िवादी जो थे वो तानाशाही व्यवस्था को बेहतर मान रहे थे और उनकी कोशिश ये हो रही थी कि वो जो जन समर्थन हो उनके सपोर्ट में रहे, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार की जगह एक ऐसे सरकार का गठन हो जो उनका समर्थन करे। अब हम देखते हैं इसके तीसरे भाग को, जिसमें राजनीतिक रेडिकल्स के बारे में देखना है और कौन सी आर्थिक परिवर्तन इस चीज़ में हुए। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि जैसे ही जो मीडिया थी, जो एक प्रकार का जो माहौल क्रिएट किया था कि जो सैनिक थे वो काफ़ी उनको सम्मान मिलने लगा और जो जर्मनी की जो हार हुई थी, यानी कि जर्मनी का जो पहले का ऐश्वर्य था, उस जो शक्तिशाली था, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए जो रूढ़िवादियों के द्वारा जो एक तरह का माहौल क्रिएट किया रहा था, उन सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके देखा जा रहा था। और वाइमर गणतंत्र के असफलता को ये प्रदर्शित करते कि अगर जिस तरह का राज चल रहा है, उस परिस्थिति में वाइमर गणतंत्र कभी भी जर्मनी अपने पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता है। इसी क्रम में वहाँ पर एक क्रांतिकारी संगठन होता है जो वो कहीं ना कहीं वो विद्रोह करना आरंभ करता है। किसके खिलाफ? वो वाइमर जो गणराज्य थे उसके खिलाफ वो विद्रोह करना आरंभ करता है और जो उसको बोलते हैं स्पार्टाकिस्ट, ये जो संगठन था वो क्या कर रहा था, वो क्रांतिकारी विद्रोह का उन्होंने ऐलान कर दिया। और हालांकि जो वहाँ के डेमोक्रेट्स थे, वहाँ के जो समाजवादी थे, वहाँ के जो कैथोलिक थे, उन लोगों के प्रयास से उसके विद्रोह को कुचल दिया गया। और बाद में यही लोग जो थे वो मिलकर के एक पार्टी का निर्माण करते हैं, कम्युनिस्ट का। और उस समय जो वहाँ के मजदूर थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको एकजुट करने की कोशिश की जाती है। किसके खिलाफ? जो वर्तमान जो वाइमर गणराज्य था उसके खिलाफ। और ऐसा कोशिश किया जाता है कि जितना अधिक से अधिक लोगों का जन समर्थन प्राप्त हो और इस सत्ता को या इस सरकार को बदलने में ही वो अपने बेहतर भविष्य के बारे में कल्पना कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। फिर तब तक 1923 ईस्वी में जर्मनी में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगती। जर्मनी की जो स्वर्ण मुद्रा था वो समाप्त होने के कारण ऐसा होता है। और यही नहीं कि जो संधि में जो शर्त रखी गई थी 6 अरब पाउंड जो उनको चुकाने थे, उसके कारण से जो जर्मनी कभी खड़ा ही नहीं हो पा रहा था वो अपने पैरों पर। जब उनके स्वर्ण भंडार समाप्त हो गए तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने अपने जो शर्त थे, वर्साई के संधि के शर्त थे, उनको उससे मानने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो फ्रांसीसियों ने क्या किया कि जर्मनी का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन था, जो क्षेत्र था, उसका नाम था रूर, और रूर पर उन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस प्रकार अगर हम देखें तो जर्मनी की स्थिति और अधिक से अधिक खराब हो रही थी। जब रूर पर अधिकार कर लिया जाता है फ्रांस के द्वारा, तब जर्मनी के पास कोई विकल्प नहीं होता है कि वो आखिर क्या करे, वो कैसे प्रतिरोध करे। तो वो काम क्या करता है, वो बड़े पैमाने पर वो नोट की छपाई करने लगता है, यानी कागजी मुद्रा का वो बहुत बड़े पैमाने पर छपाई करने लगता है, जिस कारण से जो वहाँ की जो मुद्रा थी, जिसे मार्क कहा जाता था, अब उसका अवमूल्यन होना शुरू होता है। और अवमूल्यन इतना होता है कि 1 पाव रोटी
को खरीदने के लिए पूरे बैलगाड़ी में पैसे भर करके लेके जाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि जो कहीं ना कहीं उसकी जो है आर्थिक स्थिति और अधिक डमाडोल होने लगी। और इन सबों का परिणाम ये हुआ कि जो विश्व के अन्य देश थे उन लोगों की सहानुभूति जर्मनी को मिलने लगी। और इसी बीच में अमेरिका जो था उसने एक योजना बनाई जिसे डाब्स योजना कहते हैं, जिसमें उसने क्या किया कि वो जर्मनी को आर्थिक सहायता प्राप्त देने की कोशिश करने लगा और जिससे जर्मनी की स्थिति कुछ और बेहतर हुई। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो रही होती है। यानी 1923 ईस्वी तक जर्मनी की स्थिति बहुत ही ख़राब होती है, परंतु अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद उसमें परिवर्तन आता है। इस पाठ के अगले भाग में देखेंगे मंदी के साल में कि 1923 ईस्वी से 1929 ईस्वी के बीच में कौन कौन सी घटनाएँ होती हैं और अंततः जर्मनी की राजनीति पर हिटलर का आगमन कैसे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।